बुलंदशहर तेजाब हमले में एक बड़ा पहलू सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि समीना बेगम पर मुबैना तौर पर किया गया तेजाब हमला फर्जी था। इस मामले में पुलिस ने एक नाम नहाद सहाफी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। समीना बेगम मिशन तलाक के नाम से ट्रस्ट चला रही हैं और पुलिस के मुताबिक सुर्खियों में आने के लिए समीना ने इस हमले का जाल बुना था। मुंबई में एक सहाफी पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की है। 4 मुलजिमीन को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को सहाफी और उसके दोस्त पर हमला किया गया था। हमले में सहाफी और उसका दोस्त शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी के दरमियान आज अहम मीटिंग है। ये मीटिंग शुमाली हिंदुस्तानियों पर गुजरात में हो रहे हमलों के सिलसिले में होने वाली। इस मुलाकात के बाद दोनों वज़ीर आला मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी 14 रुकनी वफ्द के साथ कल लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ पहुंचने के बाद कांग्रेस लीडरान की जानिब से विजय रूपानी को काला झंडा भी दिखाया गया था। वहीं एसपी लीडर अनुराग भदौरिया ने योगी आदित्यनाथ और विजय रूपानी के दरमियान होने वाली मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग इतने अच्छे हैं कि सभी का सम्मान करते हैं। गुजरात के लोगों को यहाँ पे जिताते भी हैं, सांसद भी बनाते हैं, देश का राजा भी बनाते हैं, लेकिन देखिए बदले मुझे क्या मिलता है? अपमान। गुजरात में हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको पीट के भगाया जाता है। मैं तो योगी जी से यही कहूँगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी आए, उनसे आंखें लाल करके पूछें, ऐसे आंखों में आंखें डाल के ज़रूर पूछें, क्या वजह है कि आप हमारे लोगों को पीटोगे? क्या वजह है आप हमारे लोगों को वहाँ से मार के भगाना चाहते हो? क्या मेरा ये गुनाह है कि हमने उत्तर प्रदेश के लोगों ने गुजरात के लोगों को जिता के यहाँ पे देश का राजा बनाया? ये मेरा गुनाह है, इसलिए आप मुझे वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं? ये ज़रूर योगी जी उनसे पूछें। आगे बढ़ेंगे। गुमशुदा नजीब के अहले खाना और तलबा यूनियन लगातार नजीब की तलाश के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज नजीब की वालिदा फातिमा नफीस और रोहित विमला की वालिदा राधिका विमला पार्लियामेंट तक मार्च करेंगी। मार्च मंडी हाउस से शुरू होकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर अख्ताम पजीर होगा। नजीब की गुमशुदगी की दूसरी बरसी पर इतवार को जेएनयू कैंपस में एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया था। अक्टूबर 2016 को नजीब अहमद जेएनयू से गायब हुआ था, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और सीबीआई इसका कोई पता नहीं लगा सकी है। जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात में घिरे मरकजी वजीर एमजे अकबर ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया और अपने ऊपर लग रहे इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से पहले इस तरह के इल्जामात लगाना एजेंडा हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि वो मी टू के तहत उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाली खवातीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जराये के हवाले से खबर है कि आज एमजे अकबर अदालत में हद के इज्जत का केस दायर कर सकते हैं। बीएसपी लीडर सुधींद्र भदौरिया ने एमजे अकबर के मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। आइए देखते हैं सुधींद्र भदौरिया ने मजीद क्या कुछ कहा। जो वर्क प्लेस पर ये महिलाओं का यौन उत्पीड़न और शोषण का जो मामला एमजे अकबर के खिलाफ आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी नकाब उठता है, क्योंकि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चला रहे थे उनकी सुरक्षा करने में ये असमर्थ रहे हैं। और इससे ये ज़रूर पता चलता है कि ये लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा हिंदी के अंदर, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आपको लगता है कि आपका पक्ष है तो उस पक्ष को भी गंभीरता से रखिए ना। मैं मान सकता हूं आप अपनी रक्षा सुरक्षा में कोई भी बात कहना चाहें, भले मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हो, लेकिन आप कम से कम इस विषय को गंभीरता से तो लीजिए। जो मी टू कैंपेन है ये कोई हल्का कैंपेन नहीं है। इस देश में बहुत सालों बाद दबी हुई आवाज़ें सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई नैतिकता नहीं है, न उनके प्रधानमंत्री में है कि ऐसे लोगों को बाहर निकालें, न उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में है, न उनके मंत्रियों में है। तो मुझे कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं है उनसे कि वो लोग कोई भी नैतिक काम या सही काम करेंगे। दिल्ली में आज से आईटीओ स्काई वॉक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। स्काई वॉक के खुलने से आईटीओ, प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट जाने वालों को काफी राहत मिलेगी। दिल्ली के सबसे मकबूल प्रोजेक्ट में एक स्काई वॉक को काफी खूबरो बनाया गया है। स्काई वॉक के ऊपर से दिल्ली का नजारा बहुत खूबसूरत नजर आता है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 54 करोड़ 86 लाख का खर्च आया है। तकरीबन 3 बजे आज शाम इसका इफ्तिताह
मरकजी वजीर की जानिब से अमल में आएगा। मौसमी सरमा की आमद से पहले ही दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह आसपास की रियासतों, खास तौर से पंजाब में पराल में आग लगाना है। माहिरीन का कहना है कि दिल्ली में इस साल माहौलियाती आलूदगी की सतह में मजीद इजाफा होगा। इसका जायजा लिया रचना उपाध्याय ने। पिछले 2 साल से जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में स्मग का खतरा लगातार मंडरा रहा है, इस बार सर्दियां आने से पहले ही केंद्र सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस सिस्टम के जरिए मौसम विभाग बताएगा कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो मौसम का हाल है वो रहने वाला है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगले 3 दिनों के प्रदूषण का हाल केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को बताकर आगे की रणनीति तय की जाएगी, ताकि आने वाले समय में स्मग से जिस तरीके से दिल्ली के लोग जूझते हैं, यानी कि साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले 2 साल से सर्दियों के मौसम में दिल्ली में लोगों का दम घुटता नजर आता है, सिस्टम के जरिए 3 दिनों के पूर्वानुमान को मौसम विभाग बताएगा और इसके साथ ही सीपीसीबी, डीपीसीसी और सीपीसीए मिलकर काम करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि इस बार सर्दियों में लोगों को स्मग के खतरे से जरूर राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आरपीएफ के जवानों ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन से तकरीबन 70 लाख रुपए के रेल टिकटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस मामले का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर हो, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ बनी हुई है। टिकट काउंटर पर लगातार जिस तरह से बनाया गया है उसको लेकर के यात्रियों को काफ़ी परेशानी होनी पड़ती है। यहाँ से जिस तरह से लगातार पूर्वांचल की ओर गाड़ी जाने वाली यहाँ पे यात्रियों को देख सकते हैं कि लगातार बनी हुई है। ये टिकट काउंटर है। कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि आप यहाँ इस जगह लगभग 36 काउंटर बने हुए हैं लगातार जारी। कई ऐसे काउंटर भी हैं जो वहाँ पे टिकट कलर नहीं है, इससे यात्रियों को खाली रहना पड़ता है। ये 29 नंबर है जहाँ पे क्लर्क नहीं है, जिससे ये 30 नंबर है, यहाँ पे भी नहीं है। लगभग अगर हम बात करें तो आधे टिकट काउंटर नहीं है, जिससे यात्रियों को देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी बनी हुई है। इसको लेकर के काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यात्री लगातार जिस तरह से खड़े हैं यहाँ पे। ये आप कहाँ जा रहे हैं जी? कहाँ जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं। पटना। हाँ। तो टिकट लेने में परेशानी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आप काउंटर पे देख सकते हैं, कब से हम लोग लाइन में खड़े पड़े हैं। क्या दिक्कत हो रही है? ये साहब 10 मिनट से गायब है यहाँ पे। 10 मिनट से गायब है ये यहाँ पे। रोल लेकर आए, टिकट रोल जो होता है 10 मिनट में आया है, वो ट्रेन निकल जाएगी, 5 मिनट ट्रेन में रहेगा यहाँ आने में बस। अच्छा, ये बताएं कि आज 70 लाख रुपए का ई टिकट पकड़ाया है। 70 लाख रुपए का एक आदमी के पास, एजेंट के पास। अब उसे ब्लैक करके बेचा जाएगा क्योंकि दशहरा, दीपावली, छठ का टाइम। हाँ, सही बात है। वो तो ब्लैक मनी बना देंगे ना, उसे 100 रुपये का चीज़ 150 में देंगे ना, अब आदमी लेगा। तो इन लोगों की गलती है ना, ये तो देते हैं, कोई हम लोग दे दें क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बरेली। भाई मेरे देखो, ये सभी को पता है, जैसे जो भी फेस्टिवल सीजन भाई कभी टिकट नहीं मिलता। मैं खुद ही अमर उजाला पे जॉब करता हूँ। दिवाली में तो कभी मिलना नहीं है, दिवाली हो, छठ हो, चाहे जैसे हो, मुश्किल से 20 सेकंड में अगर आपको 60 सीटें दिख रही हैं, 190 सीटें दिख रही हैं ना यूपी बिहार की, तो पूरा ऑल ऑफ सडन शायद गायब हो जाती हैं। वही हम लोग ब्लैक टिकट लेते हैं। मैं तो अभी फिलहाल MST बनवाने आया हूँ। दिवाली के लिए कोई टिकट नहीं है। दिवाली के लिए मुझे अगर यूपी में जाना होगा तो मैं ब्लैक में लूँगा। 600 की टिकट मुझे करीब 1,500 में। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आज आरपीएफ ने 70 लाख का टिकट पकड़ा है, सिर्फ एक आदमी के पास 70 लाख रुपए का ई टिकट। ये ऐसा चलता रहेगा, सभी को पता है। यूपीए हो या एनडीए की, चाहे जिसकी गवर्नमेंट है, सबको ही मिला जुला है। ऐसा कोई कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। चाहे टिकट बढ़ा दें या फिर ट्रेन चाहे जितने बढ़ा दें, वो ब्लैक, हम लोग ब्लैक टिकट ही लेते हैं अमूमन। ऐसा नहीं, होली दिवाली हो, हर सीजन में, हर फेस्टिव सीजन में हमें ब्लैक टिकट लेना है। 600 का अगर टिकट है, 1000-1,500 पे करके जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो मैं यूपी के लिए आया हूँ, सुल्तानपुर के लिए आया हूँ। पे करता हूँ। मेरा IRCTC का 2 लॉगिन है, आधार उस पर वो है, लिंकअप है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन टिकट कभी मिलता नहीं है, कभी नहीं मिलता है। 190 सीटें डेली रहती हैं तत्काल की, लेकिन नहीं मिलेंगी। आप देख लें, अगर कभी सुबह लॉगिन करके आप देख लें, चाहे 3rd AC का हो उसमें तो कम रहता है, अगर स्लीपर का हो 198 या 90 सीटें रहती हैं, कभी नहीं मिली हैं। फेस्टिव सीजन में आपको ब्लैक पे ही खरीदना पड़ेगा, एनडीए हो या चाहे जिसकी सरकार हो, यूपीए।
मैंने कई यात्रियों से बात किया, उनमें लगभग 80% यात्री का कहना है कि परेशानी है। और लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काउंटर है, ये 28 नंबर काउंटर है और यहाँ पर एक क्लर्क है जो टिकट बुकिंग है और उसके ठीक बगल में यहाँ पे क्लर्क नहीं है। आखिर क्या वजह है कि रेलवे को इतनी परेशानी यात्रियों को महसूस करना पड़ रहा है? कैमरामैन गौरव गिरी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के फायदे से मुस्लिम अक़लियत को महरूम रखने की शिकायत की जा रही है। रांची के समाजी कारकुन शमीम अली ने इल्जाम लगाया है कि रांची के डीडीसी के जरिए जो खत फराहम किया गया है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से फायदा हासिल करने वाले एक भी मुस्लिम खानदान का नाम नहीं है, जबकि रांची और उसके आसपास के इलाकों में कसीर तादाद में गरीब मुस्लिम खानदान आबाद हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के जो गरीब तबके हैं उनको आवास दिया जाना है, लेकिन यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर भेदभाव बरती जा रही है। खास करके माइनॉरिटी में मुस्लिम वर्गों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। उसमें जो लाभुकों को जो आवास देना है उसमें माइनॉरिटी को जो है कई ब्लॉक में शून्य है, 0 एक भी आवास नहीं दिया गया है। रांची डीडीसी उनके यहाँ से हम लोगों को जो है पत्र मिला है और उस पत्र में जो है स्पष्ट है कि भाई कई ब्लॉकों में जो है माइनॉरिटी समुदाय को जो है एक भी आवास आवंटन नहीं किया गया है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं भेदभाव बढ़ता जा रहा है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जीका वायरस और डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद अब तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वायरल बुखार, डेंगू और इन्फ्लुएंजा के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इन बीमारियों की वजह से हरारत में तब्दीली है। इंतजामिया इसकी रोकथाम के लिए मुनासिब एहतियाती इक़दाम उठा रही है। Fluctuations in the temperatures, sometimes morning heat and afternoon in the nights in the cold. Generally viral will be more towards the temperature falling down around 12 to 20 degrees in between, and if is humidity in the air, definitely viral fevers are more increasing. In the viral, there is simple viral flu fevers. Lot of cases are simple viral fever only. Another is dengue. Dengue also is a viral disease, and chikungunya and swine flu and influenza fevers. These are the some of the fevers. We are just all the patients are coming to hospitals. Simple flu fevers will be subsided in 3 days. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। एक सिपाही को बदमाशों ने गोली मार दी। लाठी डंडों से दरोगा की पिटाई की गई। जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह हेलमेट लगाए 2 अफराद दुकान के सामने रुकते हैं। उसमें पीछे बैठा बदमाश बाइक से उतरता है और गोली मारकर फौरन बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। जख्मी दुकानदार को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। खुलेआम दिल्ली में आए दिन इस तरह के वारदात सामने आ रहे हैं। इस तरह की वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।